कई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आज इस सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज भले ही थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है और ये एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत युएंग नाम की एक जगह से होती है और मार्केट के बीचों बीच हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं और इसका नाम वुयुन होता है। सारे के सारे लोग उसको देखकर शॉक होते हैं कि वो बीच मार्केट में ऐसे क्यों बैठा है। एंड वही दूसरी तरफ वुयुन उस जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है कि काफी कुछ बदल चुका है। एंड इसके बाद हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जिससे हमें वुयुन के बारे में पता चलेगा। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे वुयुन ने कत्लेआम मचा दिया था पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि वो पूरी की पूरी आर्मी को भी पलक झपकते ही खत्म कर देता था। और यही वजह है कि उसे एक टाइटल मिला जो कि था अल्टीमेट डिवाइन डीमन और वुयुन को करंट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी मान लिया गया था। लेकिन इसके बाद वुयुन की लाइफ के अंदर 8 इमोर्टल्स की एंट्री होती है। वो लोग वुयुन को देखते हुए कहते हैं तो क्या यही वो पर्सन है जिसने कत्लेआम मचा रखा है? सच में लड़के तुम यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग तुम्हें नहीं मार सकते, इसलिए आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है ये किसी मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने वुयुन को सील करना शुरू कर दिया होता है और उन 8 इमोर्टल्स ने मिलकर डोंगटियान लेक की गहराई के अंदर वुयुन को कैद कर दिया, वो भी पूरे 1000 साल के लिए। वुयुन बताता है कि भले उन लोगों का 8 इमोर्टल नाम सुन के काफी ज्यादा बड़ा नाम लगे, लेकिन सच्चाई बस ये थी कि वो कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत बड़े अय्याश थे और उन लोगों से कैद हो जाना ये वुयुन के लिए सच में काफी बड़ी शर्म की बात थी। एंड इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वुयुन चलते हुए कहता है कि पूरे 1000 साल बीत चुके हैं लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यहाँ पर 1000 साल तक जिएगा। वहीं वुयुन खुद से क्वेश्चन करता है कि अगर उसका पास्ट सेल्फ यहाँ पे होता तो क्या कुछ बदलता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पहले ही काफी कुछ बदल चुका है। इसके बाद वुयुन चलते चलते जंगल के अंदर आ चुका होता है एंड वुयुन के सामने एक बच्ची पड़ी होती है जिसको देखकर वुयुन कहता है कि क्या ये कोई भिखारी है, क्योंकि उस लड़की के कपड़े काफी ज्यादा गंदे और पुराने होते हैं। इसके बाद वुयुन उस लड़की की पल्स चेक करते हुए कहता है कि इसकी धड़कन काफी धीरे धीरे धड़क रही है एंड इसे पता लगाया जा सकता है कि लड़की ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे और सांस ले पाएगी और इसके बाद ये ऐसे ही मर जाएगी। एंड तभी उस बच्चे की आंख भी यहाँ पे खुल जाती है जो कि वुयुन को अपने सामने देखती है। वहीं वुयुन को उस बच्ची के अंदर अपना पास्ट सेल्फ दिखाई देता है एंड इसीलिए वुयुन डिसाइड करता है कि वो इस बच्ची की हेल्प करेगा। इसके बाद वुयुन ने उस बच्ची को ट्रीट करना शुरू कर दिया होता है एंड हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वुयुन ने उस बच्ची को ट्रीट तो कर दिया होता है लेकिन अभी भी यहाँ पे एक दिक्कत होती है, क्योंकि वुयुन की ट्रीटमेंट से बच्ची को कोई फिजिकल न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाले, यानी सिंपल भाषा में वुयुन उसके भूख का इलाज नहीं कर सकता है। इसके बाद वुयुन अपने पास से 2 पिल को निकाल लेता है ताकि वो उस बच्ची को खिला सके, लेकिन वो खुद भी इस बात को लेकर श्योर नहीं होता कि 1000 साल बाद भी ये पिल काम करेंगी या फिर नहीं। लेकिन अगर वुयुन यहाँ पे उस बच्ची को पिल नहीं भी देता है तो वो ऐसी भी यहाँ पे मारी जाएगी। एंड इसके बाद वुयुन ने उस बच्ची को पिल खिला दिया होता है और इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि बाकी की चीजें अब लक पर डिपेंड करेंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुयुन आराम से बैठा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसके सामने वही बच्ची होती है जिसके हाथों में खाना होता है। ये देखकर वुयुन उस बच्ची से क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे खाना क्यों दे रही हो, लेकिन उस बच्ची को समझ में नहीं आता कि वुयुन का यहाँ पे मतलब क्या है, इसीलिए वो वापस से वुयुन को खाना देने लगती है। एंड ये देखकर वुयुन अपने मन में कहता है कि शायद मैंने इसकी हेल्प करी है इसलिए मुझे रीपे करने का ट्राई कर रही है, इसलिए वुयुन उस खाने को लेने से साफ मना कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो बच्ची वापस से वुयुन के लिए खाना लेके आई होती है एंड इस बार वुयुन वो खाना खा लेता है एंड इस तरीके से डेली खाना लाते लाते पूरा आधा महीना बीत चुका होता है, जहाँ पे वो बच्ची वुयुन के लिए हमेशा खाना लेके आती और साथ में उसके खाना खाती। हालांकि वुयुन के लिए उस बच्चे की स्माइल काफी ज्यादा अनफेमिलियर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको उस बच्चे की स्माइल पसंद नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुयुन घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक शॉपकीपर पे जाती है जो कि किसी को मार रहा होता है। उस शॉपकीपर उस पर्सन को मारते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास से वापस से खाना चुराने की। ऑलरेडी तुमने मेरे पास से कई बार खाना चुराया है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अब टाइम आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। और वुयुन को आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि वो शॉपकीपर उसी बच्ची को मार रहा होता है एंड ये चीज देखकर वुयुन को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि वो बच्ची वुयुन को खाना चुरा के लाके देती थी। एंड इसके बाद वुयुन आगे की तरफ बढ़ता है और एक ही लात में शॉपकीपर की हालत को खराब कर देता है, लेकिन अगले पल वुयुन तुरंत ही वहाँ से निकल भी जाता है क्योंकि उसको अचानक से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि अब तक वुयुन उस बच्ची का खाना खा के सर्वाइव कर रहा था, जबकि उसे आइडिया भी नहीं था कि वो बच्ची किस तरीके से खाना लेके आती थी। और इस तरीके से भागते भागते वुयुन काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है एंड वुयुन अब उसी लेक के पास आ चुका होता है जहाँ पर वो सील हो रखा था। लेकिन इससे पहले वुयुन उस जगह से निकल पाता तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। साथ ही उस बच्चे के पैर भी यहाँ पे सूज चुके होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर भाग भाग के आई थी। एंड उसको देखकर वुयुन उसे क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो बच्ची वुयुन के पास आते हुए कहती है क्योंकि मैं और ज्यादा अकेला नहीं रहना चाहती, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वहीं वुयुन अपने मन में कहता है कि वो हमेशा से एक ऐसी लाइफ को जीता आया है जहाँ पर वो अकेला रहा, यहाँ तक कि जब उसे 1000 साल के लिए सील कर दिया तो भी वो अकेला ही था। इसके बाद वुयुन उस
बच्ची से उसका नाम पूछता है। ये सुनकर वो बच्ची वुयुन को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सोमी है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वहीं वुयुन अपने मन में कहता है कि अगर डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलाया है तो हो सकता है कि लड़की मेरे लिए एक ऐसी दुनिया बन जाए जहाँ पर मैं रह सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुयुन ने बॉनफायर को जलाया होता है एंड वहीं सोमी उसके पैर पे सोई होती है। वुयुन अपने मन में कहता है कि भले मैं इस बच्ची को अपने साथ लेके आ चुका हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है और इसीलिए हमारे रहने के लिए मुझे एक घर बनाना होगा। वहीं ये चीज वुयुन का भी हमेशा से एक सपना था कि उसका खुद का घर हो जहाँ पे वो खुद की डिसेंट सी लाइफ को एंजॉय कर पाए। अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सोमी की आंखें खुल चुकी होती हैं, लेकिन सोमी देखकर शॉक होती है कि रात में उसकी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा मैनर खड़ा हो चुका है। इसीलिए वो आगे जाके वुयुन से क्वेश्चन करती है कि मिस्टर आखिरकार ये मैनर कहाँ से आ गया। ये सुनकर वुयुन उसे घबराते हुए कहता है कि पहले से ही वहाँ पे था। ये सुनकर सोमी उससे कहती है कि नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि ये पहले यहाँ पे नहीं था, तो फिर अचानक से ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। लेकिन वुयुन तो अपनी सेमी बात को रिपीट कर रहा होता है कि नहीं, ये तो पहले से यहाँ पे था, मैंने तो सिर्फ इस मैनर को थोड़ा बहुत रिपेयर किया है। ये सुनकर सोमी अपने मन में कहती है कि अगर इतना ज्यादा श्योर होके कह रहे हैं तो पक्का से पहले से यहाँ पे होगा एंड मैंने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा होगा। इसके बाद सोमी उस मैनर की तारीफ करते हुए कहती है कि सच में काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। ये सुनकर वुयुन भी एक स्माइल के साथ कहता है कि और ये सुंदर लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसे बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट जो लगाया है। ये सुनकर सोमी क्वेश्चन करती है कि आपने इसको बनाया है, लेकिन वुयुन अपनी बात को चेंज करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने कहा कि मैंने इसको रिपेयर किया है, लेकिन अभी भी इस घर के अंदर यहाँ पे फैंसेस की कमी होती है। वहीं सोमी उस मैनर को पास से देखते हुए कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किसी ने इतने अच्छे घर को अबैंडन क्यों कर दिया। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वुयुन ने फैंसेस को भी लगा दिया होता है एंड फैंसेस को देखकर सोमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वुयुन से कहती है कि मिस्टर देखो, वो फैंसेस पहले वहाँ पे नहीं थे। ये सुनकर वुयुन वापस से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है कि नहीं, वो पहले से वहीं पे थे, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोमी एक जगह पर आके बैठ जाती है। वो वुयुन से कहती है कि मिस्टर लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खाली सी है। ये सुनते ही वुयुन अगले दिन वहाँ पर पॉन्ड बना देता है और उस पॉन्ड को देखकर प्यारी सी सोमी कहती है कि मिस्टर देखो, ये पॉन्ड पहले यहाँ पे नहीं था। ये सुनकर वुयुन वापस से कहता है कि नहीं, वो पहले से ही वहीं पे था। वहीं वुयुन अपने मन में कहता है कि मुझे अभी भी काफी ज्यादा काम है, जैसे कि मुझे एक एक करके फर्नीचर को बनाना होगा और मुझे फिशिंग करने के लिए भी जाना होगा, क्योंकि मैं इस बच्ची को ऐसे ही भूखा रहने नहीं दे सकता। और तभी वुयुन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ कहता है कि सच में एक बिजी लाइफ होना इतना बुरा भी नहीं है। पर तभी सोमी कहती है कि मिस्टर लेकिन। ये सुनते ही वुयुन तुरंत ही सोमी को चुप कराते हुए कहता है कि प्लीज अब कुछ मत कहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुयुन कुछ बना रहा होता है। ये देखकर सोमी क्वेश्चन करती है कि मिस्टर तुम क्या बना रहे हो। इसका रिप्लाई देते हुए वुयुन कहता है कि मैं यहाँ पर एक बाथ टब को बना रहा हूँ ताकि तुम उस बाथ टब के अंदर नहा सको। ये सुनते ही बेचारी सी सोमी वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वुयुन उसको भागने नहीं देता। वो सोमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े को खरीदे हैं और नहाने के बाद ही तुम उन कपड़ों को पहन सकती हो। और हमें जानने को मिलता है कि वुयुन ने लकड़ियाँ और बोर को बेचकर ही उन कपड़ों को खरीदा है। लेकिन सोमी यहाँ पे नहाने से साफ मना करते हुए कहती है कि मैं पहले से काफी ज्यादा साफ हूँ, मुझे नहीं नहाना। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वुयुन उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अगली सीन में हम देखते हैं कि वुयुन ने सोमी को नहलाना शुरू कर दिया होता है। वुयुन सोमी से कहता है कि आखिरकार तुमने कितने टाइम से नहीं नहाया है। इस सुनकर वो भी रोते हुए कहती है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। और हम देखते हैं कि नहाने के बाद सोमी पूरी तरीके से साफ हो चुकी होती है। इसके बाद वुयुन कहता है कि आखिरकार नहाने के बाद तुम एक प्रॉपर इंसान लग रही हो। वहीं सोमी अपने नए कपड़े देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सोमी ने आज से पहले ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहने थे। एंड इसे देखकर वुयुन भी खुश होता है कि सोमी के अंदर ये कपड़े पूरी तरीके से फिट आ रहे थे। लेकिन सोमी कहती है कि अगर ये कपड़े फिट नहीं भी होते तो भी ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये उन बेकार कपड़ों से तो लाख गुना अच्छे हैं जो कि मैं पहले पहना करती थी। वहीं हम देखते हैं कि बाहर से कुछ लोगों ने उस मैनर को देख लिया होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हर जगह उस मैनर को लेकर ही रूमर्स फैले होते हैं, क्योंकि कुछ दिन के अंदर ही वो मैनर अचानक से उस जगह पर आ गया था। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई भूत रहता हो। वहीं इन्हीं बीच हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम होंग होता है और ये एक मजिस्ट्रेट होता है। होंग अपने आदमी से उसी रूमर्स के बारे में क्वेश्चन करता है। वो आदमी होंग को बताता है कि मुझे इस रूमर्स के बारे में नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन ये रूमर्स काफी तेजी से फैलते जा रहे हैं। इस सुनकर होंग कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये रूमर्स में 1% भी सच्चाई है, क्योंकि कुछ दिन के अंदर एक जगह पर मैनर आ जाना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन खैर ये सच है या नहीं ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंग अपने लोगों के साथ उसी मैनर की तरफ बढ़ रहा होता है। वही होंग के आदमियों में से एक आदमी क्वेश्चन करता है कि आखिरकार आज मजिस्ट्रेट इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं। ये सुनकर दूसरा पर्सन बताता है कि हाल ही में गाँवों के अंदर बैंडिट्स का जो हमला है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं कि जल्द से जल्द इन बैंडिट्स को खत्म करा जाए। लेकिन दिक्कत उन बैंडिट्स का हेड है जिसका नाम जैंग है। वो एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास एक ऐसा घोड़ा भी है जिसके पास भागने की काफी अच्छे स्किल्स हैं। यही वजह है कि अगर उसका सामना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हो जाता है तो वो अपने घोड़े का यूज करते हुए वहाँ
से भाग जाता है और उसको इतने टाइम से न पकड़ पाने की वजह से तो मैजिस्ट्रेट ने उसकी फैमिली को ही टारगेट करके खत्म कर दिया। यही वजह है कि जैंग और भी ज्यादा रेज में आ चुका है एंड यही वजह है कि मैजिस्ट्रेट भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अगले पल होंग के सामने वो मैनर आ जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सच में इस जगह पर एक मैनर आ चुका है। वहीं कुछ लोग तो अपने घुटने पर आ चुके होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि मैनर किसी घोस्ट ने बनाया है। लेकिन होंग जानता था कि किसी घोस्ट का काम नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अंदर जाके चेक करेगा। लेकिन इससे पहले वो अंदर जा पाता तभी उसको पीछे से किसी का ब्लड लस्ट फील होता है और पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारा वुयुन होता है। वुयुन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये अनइनवाइटेड गेस्ट कहाँ से आ गए। वहीं होंग अपने मन में कहता है कि जस्ट मैंने अभी एक ब्लड लस्ट को फील किया है। इसके बाद होंग वुयुन से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम इस मैनर के ओनर हो एंड इस बात पर वुयुन एग्री करता है। इसके बाद होंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम होंग है और मैं एक मैजिस्ट्रेट हूँ। और ये बातें कहते हुए होंग काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा होता है एंड इसके बाद वुयुन भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम वुयुन है। इसके बाद होंग वुयुन से क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने इस मैनर को बनाया है, लेकिन वुयुन उसके लिए साफ मना करते हुए कहता है कि मैंने खाली इसको रिपेयर किया है, ये पहले से यहाँ पे था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि होंग सुमी की तरह कोई बच्चा नहीं है जो कि उसकी बात पे यकीन कर लेगा। एंड इसके बाद वुयुन पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमने यहाँ पर एक मैनर को खड़ा कर दिया है वो भी बिना किसी परमिशन को लिए। ये सुनकर वुयुन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे परमिशन दे दो। एंड इसके बाद वुयुन उसके सामने वो खरगोश फेंक देता है जो कि वो आज के खाने के लिए लाया था। यानी सिंपल सी भाषा में वो होंग को घूस देने की कोशिश कर रहा है और वुयुन की हरकत देखकर होंग गुस्से में पूरी तरीके से फट जाता है। इसके बाद वो अपने बाकी लोगों से वुयुन को पकड़ने के लिए कहता है एंड ये चीज देखकर वुयुन अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ करने का ट्राई करता हूँ तो उसे खाली दिक्कतें खड़ी होंगी, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड इससे भी अच्छी बात यह है कि सोमी अभी सो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने वुयुन को यहाँ पे बंदी बना लिया होता है। आगे बढ़ते हुए होंग वुयुन से कहता है कि तुमने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मजिस्ट्रेट से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। लेकिन होंग वुयुन की कोल्ड आंखें देखकर पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार किस तरीके की आंखें हैं। लेकिन तभी वुयुन यहाँ पे किसी चीज को सेंस कर लेता है और वो रुक जाता है। ये चीज देखकर पीछे वाला पर्सन वुयुन पे चिल्लाते हुए कहता है कि रेजिस्ट करने का ट्राई मत करो। लेकिन अगले पल उस पे तीर लगती है और वो यहाँ पे मारा जाता है। और ये चीज देखकर होंग को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। पर अगले ही पल उन लोगों पर तीरों की बारिश हो जाती है और हम देखते हैं कि होंग के सारे सिपाही यहाँ पे मारे जा चुके होते हैं। सिर्फ होंग और वुयुन ही जिंदा होते हैं। और तभी होंग के सामने जंग अपने लोगों के साथ आ चुका होता है। वो होंग से कहता है कि तुम्हें कभी भी केयरलेसली बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अपने सामने जंग को देखकर होंग की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। इसके बाद जंग एक स्माइल के साथ कहता है कि कमीने आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो। वही होंग अपने मन में कहता है कि मुझसे आधे साल पहले गलती हो गई थी, मैंने जंग की फैमिली को खत्म कर दिया था, उसके बाद से ये मुझे टारगेट कर रहा है। इसके बाद होंग वुयुन की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे किसी भी काम यहाँ पे नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना होगा। वही वुयुन तो सोमी के बारे में चिंता कर रहा होता है कि बस वो अच्छे से सोई हो। इसके बाद होंग अपने वेपन को देखते हुए कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक ही वेपन है एंड इस वेपन का यूज करने के बाद भी मैं इतने सारे बैंडिट्स का सामना नहीं कर पाऊंगा। एंड ऊपर से जंग एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट है। वही हम देखते हैं कि बाकी सारे बैंडिट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर जंग को कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसको मार के अपना बदला लेना चाहिए। एंड इसे देखकर होंग घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। ये सुनते ही जंग होंग पे अटैक करते हुए कहता है कि ये सुनने के लिए तो आज तक का मैं वेट कर रहा था। इसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि मैं ऐसे ही और ज्यादा बेकार एक्सप्रेशंस को देखना चाहता हूँ। एंड इसके बाद वो होंग का सर पकड़ के बाकी बैंडिट्स की तरफ फेंक देता है एंड बाकी बैंडिट्स ने भी होंग को चारों तरफ से पकड़ लिया होता है। होंग डर के मारे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, जो भी तुम कहोगे मैं वो करूंगा। लेकिन तभी एक बैंडिट जंग से क्वेश्चन करता है कि बॉस हमें इसका क्या करना चाहिए, और वो यहाँ पे वुयुन की बात ही कर रहा होता है। जंग वुयुन को देखकर पता कर लेता है कि वुयुन इसके कैद में था, इसीलिए वो वुयुन को आजाद करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, आज का दिन अपने लिए लकी मानो। एंड इसके बाद वो लोग अपने साथ होंग को ले जाना शुरू कर देते हैं। वही होंग अभी भी चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग जो भी कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। एंड होंग की सारी बातें वुयुन बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। और तभी वुयुन जंग से कहता है कि वो दाढ़ी वाले आदमी एक सेकंड के लिए रुक जाओ। ये सुनकर जंग यहाँ पे वुयुन से कहता है कि कमीने बच्चे क्या तुम मुझसे यहाँ पे बात कर रहे हो। इसके बाद वुयुन क्वेश्चन करता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। ये सुनकर जंग कहता है कि मैं इसे भी तड़पा तड़पा के मारूंगा जैसे कि इसने मेरी फैमिली वालों को मारा था। ये सुनकर वुयुन उससे कहता है कि पर मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुमने इससे भी कई ज्यादा लोगों को जान से मारा है, तो इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि इसने बस उन लोगों का बदला लिया है जिसे तुमने जान से मार दिया है। ये सुनकर जंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ वुयुन से क्वेश्चन करता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। एंड इसके बाद वुयुन पहले अगल बगल की जगह को एनालाइज करता है कि यहाँ पर काफी सारे बैंडिट्स हैं। एंड इसके बाद वो होंग से कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें बचा लेता हूँ तो फिर तुम मेरे मैनर को लेकर कोई भी दिक्कत को खड़ी नहीं करोगे। ये सुनकर होंग शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये उस मैनर के बारे में बात कर रहा है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बाद वो चिल्लाते हुए वुयुन से कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। लेकिन तभी एक बैंडिट उसे लात मार के दूर फेंक देता है और
होंग का रिप्लाई सुनने के बाद वुयुन उससे कहता है तो फिर ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी बातों पर कायम रहोगे। इसके बाद वो बाकी बैंडिट से भी कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे शांति से चले जाते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन वुयुन की बात सुनने के बाद उन बैंडिट के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को गुस्सा आ चुका होता है। वो वुयुन पे अटैक करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पे मर जाओ। लेकिन अगले पल उस पर एक अटैक होता है और वो सीधा पीछे की तरफ जाके गिरता है। एंड चीज देखकर सारे के सारे बैंडिट पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। वही कहता है कि मैंने इसे अटैक करते हुए भी नहीं देखा, यानी सिंपल सी भाषा में ये मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैंग इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होता है कि वो नंबर्स में काफी ज्यादा है और उसने इससे पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को फेस करा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैंग का सामना आज तक वुशियोन जैसे मार्शल आर्टिस्ट से नहीं हुआ होगा। एंड इसके बाद जैंग अपने बाकी सारे बैंडिट को ऑर्डर दे देता है वुयुन को मारने का। एंड इसके बाद उस सारे के सारे बैंडिट ही वुयुन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके होते हैं। और उस टाइम वुयुन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या उसे इन्हें मार देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वुयुन के लिए बैंडिट्स किसी चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वुयुन वापस से खून में नहीं नहाना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो इसका असर सोमी पर भी होगा और वो हमेशा ही सोमी को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वुयुन ने सीधा जमीन पर अटैक कर दिया होता है। जैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और धुआं हटते ही हम देखते हैं कि वुयुन के हाथ में एक बैंडेड होता है। लेकिन वुयुन ने उसे नहीं मारा होता, उसने बस उसे टेक डाउन किया होता है। इसके बाद वुयुन पत्थर का यूज करते हुए सारे के सारे बैंडेड के स्वॉर्ड को तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो सारे के सारे बैंडेड्स को नॉकआउट भी कर रहा होता है। और जैंग समझ जाता है कि आज तक उसका सामना ऐसे किसी मार्शल आर्टिस्ट से नहीं हुआ है, क्योंकि वुयुन एक डिफरेंट लेवल पर ही होता है। और इसीलिए जैंग अपनी रिवेंज की बातों को भुलाते हुए सीधा वहाँ से भागना शुरू कर देता है, अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट को पीछे की तरफ छोड़ के ही। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वुयुन और होंग ही बचे होते हैं। और जैंग को भागता हुआ देखकर वुयुन अपने मन में कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ से भागना शुरू कर देगा। वही होंग वुयुन के पैर पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज उसे जाके पकड़ लो, हम उसे ऐसे ही भागने नहीं दे सकते, प्लीज उसे पकड़ लो। और वैसे तो वुयुन को किसी भागते हुए पर्सन का पीछा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने मैनर वाले प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, इसलिए वो होंग की एक आखिरी बार हेल्प करने के लिए एग्री कर देता है। एंड अगले पल हम देखते हैं कि वुयुन लाइट के स्पीड से सीधा उस बैंडेड के पास पहुंच चुका होता है। एंड ये चीज देखकर जैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। पर तभी वुयुन जैंग का सर पकड़ते हुए उसे सीधा जमीन से लड़ा देता है। अगले सीन में हम होंग को एक पेड़ पे लटका हुआ देखते हैं। उसी पेड़ पर जोंग के साथ वुयुन भी बैठा होता है। इसके बाद वुयुन होंग से कहता है कि इसी के साथ हमारी डील यहाँ पे खत्म होती है और तुम आज के बाद से कभी भी मेरे मैनर के लिए कोई भी दिक्कत को खड़ी नहीं करोगे। ये सुनकर होंग भी इस चीज की कसम खाता है कि वो आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। साथ ही वुयुन उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर उसने फिर भी ऐसा करने का ट्राई किया तो वो उसे खुद ढूंढ के जान से मारेगा। लेकिन तभी वुयुन को सोमी की बात याद आती है, जहाँ पे सोमी ने वुयुन से कहा था कि मिस्टर जब तुम किसी से भी बात करते हो तो तुम्हें एटलीस्ट स्माइल तो करना चाहिए, नहीं तो सामने वाला पर्सन तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाएगा। एंड वो बातें याद करके वुयुन एक अजीब सी स्माइल देते हुए होंग से कहता है कि जब तक तुम चीजों को समझते रहते हो तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वही वुयुन का ऐसा चेहरा देखकर वो घबराते हुए कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, आखिरकार ऐसी जगह पर एक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। मैं आइंदा कभी भी इसके मैनर के पास नहीं आऊंगा, मैनर तो छोड़ो मैं इस माउंटेन के पास भी नहीं आऊंगा। एंड इसके बाद में मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बैंडिट का हेड जैंग अब पकड़ा जा चुका है। और उसी मार्केट के अंदर हम लोग सोमी और वुयुन को देख पाते हैं। सोमी लोगों की बात सुनते हुए कहती है कि वो लोग उन्हीं बुरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। सच में मैं तो काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि जंगल के अंदर सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं एंड वहाँ पर वो बुरे लोग आ गए। ये सुनकर वुयुन उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। ये सुनकर सोमी बड़े प्यार से कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही। लेकिन तभी सोमी को खाने की खुशबू आ जाती है। वहीं वुयुन अपने मन में कह रहा होता है कि वो बैंडिट्स पकड़े जा चुके हैं, वही जो इंसान दिक्कत को खड़ी कर रहा था वो भी जा चुका है, यानी कि अब और कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करना चाहिए। लेकिन तभी वो सोमी को देखता है जो कि खाने का सामान देकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड चीज देखकर वुयुन को समझ आ चुका होता है कि यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में उसे चिंता करना चाहिए, एंड वो चीज है पैसे। अगर उसे एक बच्चे को बड़ा करना है तो उसको काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें वुयुन का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वुयुन कभी भी कहीं पर भी रह जाता था और शिकार करके अपना पेट भरना, बस यही कुछ चीजें थी जो कि उसको पता थी। इसके अलावा उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वुयुन अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा जिससे वो किसी तरीके से पैसे कमा सके। इसके बाद वो सोमी को वापस चलने के लिए कहता है। ये सुनकर सोमी भी इस वाली बात पे तुरंत ही एग्री कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग मैनर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी सोमी को रास्ते में एक फ्लावर दिखाई देता है। वो वुयुन को बताती है कि वो इस फ्लावर को लेके अपने घर के पास जाके लगाएगी, लेकिन वुयुन उससे कहता है कि इसकी जड़ें अंदर तक फैली होंगी, क्या तुम इस फ्लावर को यहाँ से निकाल भी पाओगी। ये सुनकर सोमी कहती है कि नहीं नहीं मैं इसको निकाल लूंगी, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। एंड इसके बाद वो उस फ्लावर को खींचना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वुयुन को पता चल जाता है कि ये फ्लावर यहाँ पे इंटेंशनली लगाया गया है। और जैसे सोमी इस फ्लावर को बाहर की तरफ खींचती है तो वो देखती है कि फ्लावर के नीचे वाले हिस्से पर कुछ सामान होता है, यानी कि किसी ने अपना सामान उस जगह पर छुपा रखा था। एंड उस पाउच को देखकर सोमी वुयुन से क्वेश्चन करती है कि मिस्टर ये क्या है। ये सुनकर
वुयन कहता है कि हम लोग इसे मैनर के अंदर जाके देखेंगे, लेकिन सोमी उस पाउच को ओपन करने लगती है क्योंकि काफी ज्यादा क्यूरियस होती है। लेकिन इससे पहले सोमी उसको ओपन कर पाती तभी कोई पर्सन उस पर अटैक कर देता है। वो पर्सन सोमी पे अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किसी और के सामान को छूने की। लेकिन इससे पहले वो अटैक सोमी को लग पाता है, वुयन ने रास्ते में उस अटैक को रोक लिया होता है। साथ ही वुयन ने उस पर्सन पे अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया होता है। एंड ये चीज देखकर वो लड़का घबराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कौन है और इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और अगले पल वुयन उसे उठा के दूर फेंक देता है और जमीन पे गिरते ही वो लड़का सीधे बेहोश हो जाता है। लेकिन वही शॉक लगने की वजह से सोमी भी बेहोश हो जाती है। पर तभी वुयन उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या सोमी शॉक लगने की वजह से बेहोश हो चुकी है। इसके बाद वुयन गुस्से में आते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि जगह के अंदर कोई है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो कमीना सोमी पर ऐसे अटैक कर देगा। अगर उसने सोमी को हल्का सा भी हर्ट किया होता तो मैं उसे तुरंत ही जान से मार देता। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि वो बस सोमी को डराना चाहता था। इसके बाद वुयन उस पाउच को देखते हुए कहता है कि आखिरकार इस पाउच के अंदर ऐसा क्या है कि उसने इस बच्ची पर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और पाउच खोलते ही वुयन के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी होती है। इसके बाद वुयन ने भी उस लड़के को अपने कंधे पर उठा लिया होता है। अगले सीन में हमें मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का बिस्तर पे लेटा होता है, लेकिन तभी उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन तभी उसके सामने वुयन आ चुका होता है। वुयन को देखकर वो लड़का क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर वुयन ने भी अपना नाम उस लड़के को बता दिया होता है। लेकिन वुयन की काफी ज्यादा कोल्ड आंखें देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो लड़का अपने मन में कहता है कि इसकी आंखों के साथ क्या दिक्कत है। इसके यहाँ पे खड़े होने से ही मैं यहाँ पर ब्लड लस्ट को फील कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं मौत के मुंह में खड़ा हूँ और जब चाहे मुझे तब मार सकता है। इसके बाद वुयन उस लड़के से कहता है कि तुमने सोमी पर अटैक किया और इतना ही वजह काफी थी तुम्हें वहाँ पर मारने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम बता सकते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये सुनकर वो रोते हुए कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं क्यूट हूँ इसलिए तुमने मुझे नहीं मारा। ये सुनकर वुयन उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तुमने इस बारे में तो सुना ही होगा कि कहा जाता है कि हर एक इंसान की उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू 1 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन है। ये सुनकर वुयन कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो। इस चीज का रिप्लाई देते हुए वो लड़का कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे तो ऐसा ही लगता है। वहीं वो लड़का अपने मन में कहता है कि मैं तो एक चोर हूँ, मेरी लाइफ की वैल्यू 1 सिल्वर न्यांग कॉइन से ज्यादा भी नहीं होगी। इसके बाद वुयन कहता है तो जैसा कि हर इंसान खुद की वैल्यू डिसाइड करता है और जैसा कि तुम अपनी वैल्यू के बारे में बता रहे हो यानी कि तुम अपने एबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ठीक है तुमको मुझे 5 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन देना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है और साथ ही तुमने यहाँ पे सोमी की लाइफ लेने की कोशिश भी करी थी। तो टोटल 5 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन तुमको मुझे देने हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग होंग का सीन देखते हैं जहाँ पे होंग को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। सारे के सारे लोग उसको यहाँ पे हीरो बोल रहे होते हैं, लेकिन कमरे से बाहर आते ही हम देखते हैं कि होंग का पूरा चेहरा ही उतर चुका होता है क्योंकि अभी के टाइम पे वो काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर जी रहा है। जैंग को पकड़वाने के बाद से ही सारे के सारे कॉमनर अब उसे हीरो बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हायर अप्स भी उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में हायर अप्स ने उसे एक और मिशन दिया होता है, वो होता है गोल्डन बुद्धा का मिशन। यानी कि जो गोल्डन बुद्धा का स्टैचू है वो चोरी हो चुका है, तो चोर को ढूंढने का काम अभी यहाँ पे होंग को दिया गया है। और वो सारी बातें याद करके होंग उस चोर को गालियां दे रहा होता है क्योंकि वो उस चोर के चक्कर में इतनी बड़ी दिक्कत के अंदर फंस चुका है। वही हमें पता होता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि यही लड़का है जो कि अभी वुयन के मैनर के साफ सफाई कर रहा होता है। वो लड़का अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे फंस गया। वही हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो 5 मिलियन यांग कॉइन के बारे में सुनकर पूरी तरीके से घबरा चुका होता है। वो अपने मन में कहता है कि पर मैंने तो 1 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन कहा था, तो फिर आखिरकार ये 1 मिलियन 2 मिलियन छोड़कर 5 मिलियन कैसे हो गया। क्या इस पर्सन को यहाँ पर मैथ्स नहीं आती है। यहाँ तक कि मैंने अब तक जितने भी ट्रेजर को चुराया है वो सारे भी मैंने अगर बेच दिए होते तो भी मैं इतने पैसे को नहीं कमा पाता। इसके बाद वुयन से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और फिर वो वुयन के सामने झुकते हुए कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। वहीं वो लड़का अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसकी आंखें कैसी हैं। इसको देख के मैं साफ बता सकता हूँ कि 5 मिलियन न्यांग कॉइन को लेकर मजाक नहीं कर रहा है। एंड मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि अगर मैं इसको सेटिस्फाइड नहीं करता हूँ तो ये भी क्या भी मुझे जान से मार देगा। इसके बाद वो लड़का वुयन से कहता है कि मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं खाना बनाने में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और कुकिंग वाली बात सुनते ही वुयन को सीधा सोमी याद आ जाती है क्योंकि सोमी को हर टाइम भूख लगती रहती है। इसके बाद वुयन उसको 2 कंडीशन बताता है कि उसे यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक वो यहाँ पर सारा का सारा पैसा चुका नहीं देता। एंड दूसरी कंडीशन, अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके पैसों को डबल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का अपने मन में कहता है कि फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाता हूँ तो पक्का से एक ऐसा चांस आएगा जब मैं इस जगह से निकल के भाग जाऊंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर 1 हफ्ते बीत चुके होते हैं और 1 हफ्ते से वो चोर यहाँ पे नौकर वाले काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसे 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल भी आराम करने का टाइम भी नहीं मिला है। तभी उस लड़की की नजर यहाँ पे सोमी पर जाती है जो कि छुप छुप के देख रही होती है। एंड उसको देखकर वो लड़का कहता है कि अगर इस गोलू मोलू बच्चे ने मेरे सामान को नहीं ढूंढा होता तो मैं इस सिचुएशन के अंदर फंसता ही नहीं। और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले ब्लैक मार्केट का डीलर उस जगह पर पहुँचे क्योंकि मुझे इस गोल्डन बुद्धा स्टैचू को बेचना है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने काफी सारा अच्छा अच्छा खाना बना दिया होता है एंड ये चीज देखकर सोमी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वही वुयुन खाने को देखते हुए कहता है कि तुम इतने भी बेकार नहीं हो एंड इसके बाद वुयुन कहता है कि मैं तुम्हें पर मंथ 3 सिल्वर न्यांग कॉइन दूंगा। ये सुनकर वो लड़का खुश होते हुए कहता है कि अरे ये तो सच में काफी ज्यादा है। वही वो अपने मन में कह रहा होता है कि अबे जाना। साथ ही उस लड़के को गोल्डन बुद्धा की स्टैचू की लोकेशन भी पता चल चुकी होती है जो कि छत के ऊपर ही रखी होती है एंड ये देखकर वो लड़का कहता है कि बस मुझे यहाँ पर एक चांस मिल जाए, मैं उस स्टैचू को लेकर सेकंड्स के अंदर यहाँ से गायब हो जाऊंगा। लेकिन तभी वुयुन सोमी को एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि सोमी तुम्हें पता है कि सन वुकोंग ने यहाँ पर कितनी ही भागने की कोशिश क्यों ना करी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा से ही बुद्धा के हाथों में था। एंड इसके बाद वुयुन उस लड़के से भी कहता है कि तुम्हें भी इस बारे में पता ही होगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, लेकिन वही दूसरी तरफ वो अपने मन में कहता है कि अगर वुकोंग के सर पे वो रिंग नहीं लगी होती तो वुकोंग बुद्धा के हाथों से कब का निकल गया होता और बुद्धा कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़के घर के काम करते हुए काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि मैंने इंपीरियल पैलेस से बुद्धा का गोल्डन स्टैचू चुराया है और इतनी बड़ी चोरी करने के बाद मैं यहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ। आखिरकार ये क्या बकवास है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे काम करता रहा तो फिर तो मैं सर्वेंट की मौत ही मर जाऊंगा। एंड घर के सारे काम करते हुए वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि और 3 दिन बीत चुके हैं, ब्लैक मार्केट का डीलर जल्दी उस जगह पर आता होगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और मैं इतना तो श्योर हूँ कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन तब क्या होगा कि कमीना मुझे पकड़ ले, लेकिन खैर मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं एक ब्रिलियंट चोर हूँ। अगले पल वो उस लड़के को बाहर की तरफ बुलाता है एंड इसके बाद उस लड़के से कहता है कि मैं और सोमी फिशिंग करने के लिए काफी दूर जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी गैर हाजिरी में घर का ख्याल रखना। और ये बात सुनते ही वो लड़का शौक होते हुए कहता है कि क्या सच में ये अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी आ गई। इसके बाद वुयुन से कहता है कि लॉर्ड अब आराम से जाइए, मैं घर का सारा ख्याल रख लूंगा, यहाँ तक कि मैं घर को पूरी तरीके से चमका दूंगा, इसलिए आपको तो घर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस सुनकर वुयुन से कहता है कि मैं तुम्हें वापस से याद दिला रहा हूँ कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा ही कर्जा डबल हो जाएगा, तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं सामता आखिरकार अपने लॉर्ड को धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, और अब से इसको सामता ही बोलेंगे क्योंकि लड़का बोल के मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। वुयुन उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का ट्राई भी करते हो तो तुमको जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि वुकोंग कितना ही भागने का ट्राई क्यों ना करे, वो बुद्धा के हाथ में ही रहेगा। ये सुनकर सामता कहता है कि लॉर्ड आप तो बिना मतलब का ही चिंता कर रहे हैं। ये सुनकर वुयुन कहता है तो फिर ठीक है, मैं और सोमी यहाँ से जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुयुन और सोमी यहाँ पे फिश को पकड़ रहे होते हैं। सोमी वुयुन से कहती है कि मिस्टर आखिरकार हम लोग यहाँ पे शॉपिंग क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास अभी भी खाना बचा हुआ है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले फिशिंग करो, मैं अभी आता हूँ। साथ ही उसने सोमी के अगल बगल एक सर्कल को भी बना दिया होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, और उस सर्कल देखकर सोमी कहती है तो क्या मुझे सर्कल से बाहर नहीं जाना है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि हाँ तुम तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। एंड वुयुन अपने मन में कहता है कि उसने यहाँ पे जो सर्कल बनाया है वो एक तरीके की फॉर्मेशन है और इसे सोमी जब तक इस सर्कल के अंदर रहेगी उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। इसके बाद सोमी वुयुन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे फिश को पकड़ के रखूंगी, तो जल्दी आना। ये सुनकर वुयुन भी इस वाली बात पे हामी भरता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुयुन यहाँ पे होंग के पास आ चुका होता है एंड हम होंग को देखते हैं जो कि अभी भी इस बात को लेकर परेशान होता है कि वो चोर को कैसे पकड़ेगा, क्योंकि होंग अकेला ये बात जानता है कि उसने जैंग को नहीं पकड़ा है। एंड वुयुन को देखकर होंग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो घबराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वुयुन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है और ये सजेशन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, तो मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ वापस से काम करने वाले हो। अगले सीन में हम सामताई को देखते हैं जो कि उस जगह से निकल गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं। सामताई गोल्डन बुद्धा के स्टैचू को दिखाते हुए कहता है कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, यानी कि सामताई ब्लैक मार्केट के डीलर के पास आ चुका होता है। वो डीलर उस बुद्धा के स्टैचू को देखते हुए कहता है कि भले ये स्टैचू दिखने में काफी ज्यादा प्रीशियस ही क्यों ना लगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन ही दूंगा। ये सुनकर सामताई कहता है कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे लिए 2 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन भी काफी है। साथ ही वो डीलर सामताई के स्टैचू चुराने के लिए उसकी तारीफ भी करता है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि नॉर्मली कोई भी चोर करता हो। एंड उस डीलर की बात सुनने के बाद सामताई को काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। साथ ही वो डीलर सामताई को एक और चीज बताता है कि उसे यहाँ पर एक बात को लेकर ध्यान रखना होगा कि स्टैचू चोरी होने की वजह से गवर्नमेंट काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे है, और रिसेंटली ही मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे जैंग को भी पकड़ा है जो कि अब तक का काफी बड़ा बैंडिट था जिसे कोई भी पकड़ नहीं पाया था। ये सुनकर सामताई उस डीलर को इस बारे में चिंता करने के लिए मना करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके गेट पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डीलर को बताते हैं कि उन्हें चारों तरफ से कांस्टेबल्स ने घेर लिया है, और साथ ही हम देख पाते हैं कि बाहर के साइड में काफी सारे कांस्टेबल्स होते हैं जो कि उस जगह के चारों तरफ खड़े होते हैं। इस सुनकर डीलर शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ऐसा लगता है कि सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन किसी ने हमारे बारे में दी है। लेकिन तभी वो देखता है कि सामताई खिड़की पर पहुंच चुका होता है, साथ ही उसके हाथ में उस डीलर का वॉलेट भी होता है। ये चीज देखकर वो डीलर भी शॉक होता है कि सामताई के हाथ में उसका वॉलेट कब चला गया। इसके बाद सामताई उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस स्टैचू को रख सकते हो, और हम देखते हैं कि वो छलांग मार के खिड़की से निकल गया होता है, और सामताई के निकलते ही काफी सारे कांस्टेबल अंदर की तरफ आ जाते हैं एंड वो लोग उस डीलर के साथ साथ उसके सारे के सारे लोगों को भी पकड़ लेते हैं। वही होंग भी उस गोल्डन बुद्धा स्टैचू को देखते हुए कहता है तो अच्छा ये यहीं पे है, लेकिन
लेकिन ये चीज देखकर डीलर होंग से कहता है कि आखिरकार तुम्हें हमारे बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी है। ये सुनकर होंग उससे हंसते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो इन सब चीजों से बाहर ही रहो। और तभी हमें डीलर का नाम भी पता चलता है जो कि हुआंग होता है। हुआंग होंग से कहता है कि मैं इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। साथ ही हुआंग होंग का मजाक उड़ा रहा होता है कि उनके रेजिडेंस से ये बुद्धा का स्टैचू बड़े आराम से चोरी हो गया, जो कि उसके इंपीरियल रेजिडेंस के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। और उसकी बात सुनने के बाद होंग अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इंपीरियल पैलेस से चीज चोरी हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे कैसे भी करके एम्परर का ट्रस्ट वापस से गेन करना होगा। लेकिन आखिरकार वो कौन चोर हो सकता है जो कि करने की हिम्मत करेगा। एंड अगले सीन में हम सामताई को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे कांस्टेबल्स पड़े होते हैं। एंड ये चीज देखकर सामताई को पता चल चुका होता है कि अगर वो इनके हाथों पकड़ा गया तो पक्का से मारा जाएगा, इसलिए वो और तेजी से भागना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सामताई ने उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया होता है, लेकिन उसके सामने वुयुन बैठा होता है जो कि सामताई से कहता है तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लगा दिया। और अपने सामने वुयुन को देखकर सामताई पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। वो वुयुन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वुयुन उससे कहता है कि क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था कि तुम बुद्धा के हाथों में हो और तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते। लेकिन सामताई किसी भी कीमत पे वुयुन के हाथों में नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही पहाड़ की चोटी से कूद जाता है। और पहाड़ से गिरते हुए सामताई अपने मन में कहता है कि जमीन टच होते ही मैं अपने गिंगो स्किल को यूज करते हुए यहाँ से एस्केप कर लूंगा। लेकिन हम उसके पीछे वुयुन को खड़ा देख पाते हैं और वुयुन सामताई को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। और अपने सामने वुयुन को देखकर सामताई फिर से एक बार शॉक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो फिर से वहाँ से भागने लगता है और वुयुन भी उसको रोकने का ट्राई नहीं करता, क्योंकि वुयुन को पहले से ही पता है कि सामताई चाहकर भी उसे नहीं बच सकता। और हम देखते हैं कि सामताई जिस जगह पर भी जाता उसको वुयुन पहले ही वहाँ पर मिल जाता। यहाँ तक कि चूहे बिल्ली का खेल काफी देर तक चलता है। लेकिन इस तरीके से भागते भागते एक पॉइंट आता है कि सामताई पूरी तरीके से थक चुका था। वहीं वुयुन उसके सामने खड़ा था जो कि उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते, लेकिन खैर जैसा कि तुमने अब भागने का ट्राई किया है तो तुम्हारा डेप्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। अब तुम्हें 5 नहीं बल्कि 10 सिल्वर न्यांग कॉइन देने होंगे और गोल्डन स्टैचू बेच के जो तुम्हें 2 मिलियन सिल्वर न्यांग कॉइन मिले हैं तुम मुझे वो अभी दोगे। वही सामताई अपने मन में कहता है कि क्या इस कमीने के पैर में पहिए लगे हुए हैं। और इस पॉइंट पे सामताई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए वो सीधा वुयुन पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम सामताई को देखते हैं जो कि मैनर के अंदर साफ सफाई कर रहा होता है। वही प्यारी सोमी उसको पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है। सामताई बताता है कि उस कमीने ने उसे जबरदस्ती यहाँ पे काम पे रख लिया। यहाँ तक कि पिछले 1 महीने के अंदर मैंने काउंटलेस टाइम यहाँ से भागने का ट्राई किया है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। वो कमीना मुझे सैलरी के तौर पे 3 सिल्वर न्यांग कॉइन देता है, वो भी उन्हीं पैसों से जो कि उसने मुझसे लिए हैं। लेकिन तभी सामताई को याद आता है कि उसके खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की कमी है, इसलिए वो शॉपिंग जाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सामताई शॉपिंग के लिए निकल चुका होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे छुप छुप कर यहाँ पे सोमी भी आ रही होती है। लेकिन जैसे ही सामताई पीछे की तरफ मुड़ता है सोमी पेड़ के पीछे छुप जाती है। सोमी बस प्रे कर रही होती है कि वो पकड़ी ना जाए। लेकिन तभी वो देखती है कि सामताई उसके सामने खड़ा होता है जो कि सोमी से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। ये सुनकर सोमी बहुत प्यारे तरीके से हंसना शुरू कर देती है। लेकिन सामताई सोमी को वापस घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि सोमी के साथ अगर कुछ हो गया तो वुयुन उसका क्या करेगा। लेकिन सोमी सामताई से लिपट जाती है और बताती है कि घर पे मिस्टर नहीं है, वो हंटिंग के लिए गए हैं। यही वजह है कि मैं घर पे अकेले नहीं रहना चाहती। ये सुनकर सामताई उसे कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन सोमी कहती है कि वो उसे बहुत शांति से फॉलो करेगी। एंड सोमी के इतना बोलने के बाद आखिरकार सामताई भी उसे मार्केट ले जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो सोमी को कंधे में बैठा के कहता है कि मेरे साथ में ही रहना। एंड हम देखते हैं कि रास्ते में सोमी को काफी सारी चीजें पसंद आती है, लेकिन सामताई उसे कुछ भी नहीं दिखाता और इन सारी चीजों से सोमी भी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मार्केट पहुंच चुके होते हैं और मार्केट को देखकर सोमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वही अगल बगल के लोगों को देखकर सामताई फिगर कर रहा होता है। वो कहता है कि जैसा कि ब्लैक डीलर यहाँ पे पकड़ा जा चुका है तो बस वो लोग मुझे टारगेट ना करें। और अगले ही पल एक हाथ आता है जो कि सोमी को खींच लेता है। हम देखते हैं कि एक पर्सन सोमी को लेके भाग रहा होता है। एंड ये चीज देखकर सामताई पूरी तरीके से घबरा चुका होता है। वो उस टकले का पीछा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुमने किसको पकड़ा है। अगर इस इंसान को इस बारे में पता चलता है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन वो पर्सन सामताई की कोई बात नहीं सुनता और गिंगोंग स्किल को यूज करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। एंड इस मोमेंट पे सामताई को पता चल चुका था कि उसके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार होने वाली है। वो उसका पीछा करते करते जंगल में आ चुका था। सामताई को पता लग जाता है कि शायद किसी तरीके का उसके लिए ट्रैप है। एंड उसे ये भी पता होता है कि अगर इस चीज के अंदर सोमी इन्वॉल्व है तो वो इंसान कैसे भी करके सोमी को तो बचा लेगा, लेकिन वो इन लोगों के साथ साथ मुझे भी जान से मार देगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने गिंगोंग स्किल को यूज करते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि सामताई को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया था। और अगले ही पल पीछे से एक बंदा आता है जो कि सामताई पे अटैक कर देता है। अगले सीन में वुयुन को देखते हैं जो कि अब घर पहुंच चुका होता है। लेकिन सोमी और
सामताई के ना होने की वजह से उसे मैनर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। इसके बाद वुयुन कहता है कि सामताई पक्का मार्केट गया होगा सामान लाने के लिए और सोमी भी उसका पीछा करते हुए सामताई के साथ चली गई होगी। लेकिन फिलहाल के लिए दिक्कत यह है कि मार्केट का एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द सोमी को ढूंढना होगा। यानी बिना किसी चीज के वुयुन ने पहले ही सारी की सारी चीजों को गैस कर लिया। इसके बाद सीन वापस से सामताई पे जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे लोग मिलकर सामताई को मार रहे होते हैं, लेकिन सामताई सोमी को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। ये चीज देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे टफ बनने का ट्राई कर रहा है और आखिरकार इस बच्चे को क्यों बचा रहा है, क्या ये बच्चा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस बच्चे को इसकी आंखों के सामने ही मारूंगा। वहीं सोमी को देखकर सामताई को अपनी बहन की याद आ जाती है और सामताई की बैक स्टोरी देखने के बाद तुम्हें भी सामताई के लिए काफी ज्यादा बुरा लगेगा। सीन शिफ्ट होकर हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सामताई ने काफी सारा सामान अपनी बहन के लिए चुराया होता है एंड वो सारा सामान देखकर सामताई की बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सामताई को चोरी करने के लिए मना करती है क्योंकि ऐसे वो खतरे में आ जाएगा। लेकिन सामताई अपनी बहन को यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सामताई के पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके होते हैं। अब सामताई को अपनी बहन का ख्याल रखना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सामताई अपनी बहन के लिए एक रोब लेके आया होता है और वो रोब सामताई की बहन को काफी ज्यादा पसंद आता है। सामताई अपनी बहन को बताता है कि ये रोब उसे एक मर्चेंट से मिला जो कि रास्ते पे घूम रहा था, पर वो अपनी बहन को ये रोब पहनने से मना करता है, वो भी 2 महीने तक, क्योंकि जिस इंसान से सामताई ने रोब चुराया होता है वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और अगर उसकी छोटी बहन ये पहनेगी तो वो खतरे में आ सकती है। लेकिन उसकी बहन जिद करती है कि वो ये कपड़ा अभी पहन के शो ऑफ करना चाहती है, लेकिन सामताई ने वो कपड़े उसे पहनने नहीं दिए होते एंड उसने उन कपड़ों को कहीं पर छुपा दिया होता है। लेकिन फ्यूचर वाला सामताई कहता है कि शायद मुझे उन कपड़े को अच्छी जगह छुपाना चाहिए था क्योंकि उस दिन मेरी बहन घर वापस नहीं आई। मैंने उसे काफी जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। आखिर में वो मुझे एलेवे में मिली जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। मेरी बहन के शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, उसको मार के ऐसे ही फेंक दिया था और शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी बहन ने मेरी बात ना मान के वो रोब को पहन लिया था एंड इसके बाद वो उस रोब को पहन के घर से निकल गई और उस दिन मैंने अपनी बहन को खो दिया। यही वजह है कि उस दिन से मुझे बच्चों से नफरत हो गई क्योंकि वो बात को नहीं मानते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो लोग सामताई से कहते हैं कि बस तुम्हारे चक्कर में ब्लैक मार्केट के लीडर पकड़े गए हैं और इसके बाद वो लोग सामताई से सोमी को छीनते हुए कहते हैं कि तुम बस देखते जाओ कि इस बच्चे के साथ कितना ज्यादा बुरा होता है। लेकिन सामताई वैसे बेकार हालत के अंदर भी उस आदमी का पैर पकड़ लेता है। सामताई उस आदमी से कहता है कि इस बच्ची को जाने दो, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो आदमी सामताई के सर पे लात मारते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो एंड ये चीज देखकर यहाँ पे सोमी ने सीधा उस आदमी के हाथ पे काट लिया होता है और इस वजह से उस आदमी ने सीधा सोमी को जमीन पर फेंक के मार दिया होता है। लेकिन सोमी यहाँ पे सामताई के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और ये चीज देखकर सामताई शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन तभी उस सामने वाले पर्सन ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है ताकि वो सोमी को मार सके। ये चीज देखकर सामताई घबराते हुए सोमी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारी जाओगी एंड इस टाइम पे सामताई को अपनी बहन याद आ रही होती है जो कि काफी बुरी तरीके से मारी गई थी। लेकिन तभी सोमी कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम अकेले रह जाओगी एंड ये सुनते ही सामताई पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। लेकिन उस कमीने ने भी सोमी पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इससे पहले अटैक सोमी को लग पाता तभी किसी ने उस पर्सन का हाथ ही रोक लिया होता है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वुयुन होता है और तभी वुयुन सोमी के चेहरे पर चोट को देख लेता है एंड इसके बाद उस आदमी को जमीन पर पटक देता है एंड इसके बाद वो सबसे कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, तुम लोगों को एक आसान मौत नहीं मिलने वाली। और तभी हम देखते हैं कि सामताई अपने मन में कहता है शायद मेरी बहन वो रो पहन के इसलिए निकली होगी क्योंकि उसको उस घर के अंदर काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा होगा एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सामताई की आंखें खुल जाती है और हम उसके मुंह के सामने सोमी को देख पाते हैं जो कि सामताई से कहती है कि मिस्टर स्लेव क्या तुम यहाँ पे ठीक हो। और सोमी को देखकर सामताई घबराते हुए सोमी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी, तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था। लेकिन सोमी कहती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंजर्ड तो तुम ही हो और हम देख पाते हैं कि सामताई की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सोमी ने सामताई की मरहम पट्टी कर दी होती है। वही सामताई पिछली रात के बारे में याद कर रहा होता है जहाँ पे वुयुन ने उसे कहा था कि अभी क्या अभी सोमी को लेके घर आओ नहीं तो यहाँ पे मर जाओ। यही वजह है कि सामताई अपनी इंजरीज की फिक्र न करते हुए सोमी को सीधा घर लेके आ गया एंड उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि शायद वो बेहोश हो गया था। इसके बाद सामताई सोमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। ये सुनकर सोमी कहती है कि पर मैं ये चीज नहीं सुनने वाली क्योंकि मैं ये फ्यूचर में भी करूंगी। मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी। भले इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ पर कितनी बारी भागने की कोशिश क्यों ना की है। ये सुनकर सामताई भी एम्बेरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि सोमी को इस बारे में पता होगा। वही सोमी कहती है कि मैं पक्का से पावरफुल बनूंगी और सबको प्रोटेक्ट करूंगी। और इसके बाद अगले सीन में हम लोग हॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ मिलके उसी जगह की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर वुयुन की और बाकी सारे गुंडों की फाइट हुई थी। हॉन्ग अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो कौन कमीने थे जो कि विलेज के पास में फाइट कर रहे थे और आखिरकार ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। लेकिन तभी हॉन्ग का एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर एक अजीब सी रिपोर्ट है, जितने भी लोग विलेज के पास पाए गए हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। यहाँ तक कि उन सारे लोगों के दाई
नेगाल को किसी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर होंग अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कौन सा ही पागल होगा जिसने ये किया होगा। लेकिन तभी होंग अपने आंखों के सामने वुयुन को देख लेता है जो कि खड़ा होता है एंड वुयुन के हाथ में वही टकला पर्सन होता है जो कि सोमी को लेके भाग रहा था। वो टकला पर्सन वुयुन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लेकिन तभी होंग के साथ आए हुए लोग यहाँ पे वुयुन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। लेकिन होंग तुरंत ही उनको रोक देता है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो वही है। इसके बाद होंग वुयुन के सामने आते हुए कहता है कि ग्रेट वॉरियर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वुयुन कहता है कि ये सारे लोग किसी का मर्डर और किडनैप करने का ट्राई कर रहे थे। फिलहाल के लिए मैंने इनको काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, फिर भी ये जिंदा है और मैं इन लोगों को देख के बता सकता हूँ कि ये ब्लैक मार्केट के ट्रेडर्स हैं। ये सुनकर होंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़े हो के मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से इन लोगों को अरेस्ट करो। ये सुनकर सारे के सारे कांस्टेबल्स भी अपने काम पे लग गए होते हैं और वो लोग वुयुन को लेके क्यूरियस होते हैं क्योंकि उनके सामने मजिस्ट्रेट भी रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वुयुन होंग से ब्लैक फैक्शन के बारे में पूछता है। ये सुनकर होंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुयुन को ब्लैक फैक्शन के बारे में पता होगा। इसके बाद वो वुयुन को ब्लैक फैक्शन के बारे में बताना शुरू करता है कि सेंट्रल प्लान्स के अंदर यहाँ पे ब्लैक फैक्शन के काफी सारे ग्रुप बटे हुए हैं। यहाँ तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्रिमिनल्स को ही हायर करती है। यहाँ तक कि ब्लैक फैक्शन ने इंपीरियल फैमिली को काफी टाइम से परेशान कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक फैक्शन का इसलिए कुछ नहीं हो पाता क्योंकि हर तरीके के क्राइम के अंदर वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वुयुन होंग को बताता है कि ब्लैक फैक्शन का एक ब्रांच माउंट हैंग पर भी है। ये सुनकर होंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। लेकिन तभी वुयुन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि ब्लैक फैक्शन का भी मेरे से कुछ लेना देना है, इसलिए मैं इस चीज के अंदर तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले सीन में हमें माउंट हैंग का वही ब्रांच दिखाया जाता है एंड इस ब्रांच के अंदर हम लोग उस ब्रांच के लीडर को भी देख पाते हैं। वो अपने आदमी से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि हम लोगों ने जो लोग भेजे थे वो लोग का कॉन्टेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर वो आदमी घबराते हुए कहता है कि हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे एलाइट वॉरियर हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि वहाँ पे काम अच्छे से चल रहा है। एंड हमें इस ब्रांच लीडर का नाम भी पता चलता है जो कि ह्यूक्सांग होता है। ये सुनकर ह्यूक्सांग कहता है कि मैं उस कमीने का सर अपने हाथों में देखना चाहता हूँ क्योंकि उस कमीने के चक्कर में ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। लेकिन जब ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी कोई जगह को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ जाता है एंड धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि वुयुन होता है। वुयुन को अपने सामने देखकर ह्यूक्सांग काफी एटीट्यूड में कहता है कि अब तुम कौन हो। लेकिन अगले पैनल में यहाँ पे वुयुन ने उसका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है एंड इसके बाद वुयुन ह्यूक्सांग को कांस्टेबल्स के हवाले करते हुए कहता है कि इसे अरेस्ट कर लो। और ये चीज देखकर कांस्टेबल्स भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि वो अभी एक ब्लैक फैक्शन के मेंबर को पकड़ रहे हैं एंड ये काम इतनी जल्दी हो गया उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन तभी वुयुन की नजर ह्यूक्सांग के पास कुछ पैसों पर जाती है। ये चीज देखकर उसे सोमी और सामताई की याद आती है कि वो दोनों भूखे होंगे, इसलिए वो ह्यूक्सांग के पास से पैसे निकालना शुरू कर देता है ताकि वो जाते टाइम स्नैक्स को ले सके। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि वुयुन ने ह्यूक्सांग के पास से काफी सारे सामान को ले लिया होता है जो की ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इसके बाद उन कांस्टेबल से कहता है कि मैं सारा का सारा सामान यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर कांस्टेबल भी तुरंत इस वाली बात के लिए एग्री कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है और अब समर आ चुका होता है और ब्लैक फैक्शन से इतना ज्यादा सामान लाने की वजह से अब वुयुन की लाइफ थोड़ी सी लग्जरियस हो चुकी होती है। लेकिन अभी भी वुयुन को एक बात को लेकर चिंता हो रही होती है एंड ये चिंता सोमी और सामताई को लेके होती है क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा खा पी के मोटे हो गए होते हैं। एंड ये सब देखकर वुयुन परेशान होते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही बिना कुछ सोचे इतना सारा खाने का सामान ले आया और डेली डेली पेट भर के खाना खाने की वजह से ये लोग इतने ज्यादा मोटे हो चुके हैं। लेकिन वुयुन को पता होता है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो सामताई और सोमी को अपने पास बुलाता है एंड इसके बाद वो दोनों से कहता है कि अब से तुम दोनों ही मार्शल आर्ट को सीखोगे। ये सुनकर सामताई शॉक होता है, वही सोमी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वुयुन सामताई को मार्केट से जाके मार्शल आर्ट की बुक लाने के लिए कहता है, लेकिन सामताई कहता है कि मार्केट के अंदर जो मार्शल आर्ट की बुक्स मिलती हैं वो सिर्फ 3rd ग्रेड की होती हैं। ये सुनकर वुयुन कहता है कि यही वजह है कि मैं तुम्हें वो लाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के लेवल के हिसाब से वही सही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सामताई मार्केट से बुक्स को ले आया होता है। इसके बाद वुयुन उन मार्शल आर्ट की बुक को देखते हुए कहता है कि मैंने इन मार्शल आर्ट के बारे में पहले भी सुना है। ये सुनकर सामताई शॉक होते हुए कहता है कि क्या लॉर्ड तुम्हें यहाँ पे वुडंग सेट के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि वुडंग सेट आखिरकार ये कैसा बेकार सा नाम है। ये सुनकर सामताई अपने मन में कहता है कि अगर वुडंग सेट को इस बारे में पता चलता है तो वो सच में इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद वुयुन उन दोनों को ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही प्रैक्टिस में लग जाते हैं। लेकिन उन दोनों को ऐसी प्रैक्टिस करता वो देखकर वुयुन क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर सामताई बताता है कि हम तो वैसे ही मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं जो कि बुक के अंदर लिखा है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि इन मार्शल आर्ट की बुक के अंदर सिर्फ मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ना कि पाथ के बारे में, तो तुम दोनों को ही अपने पाथ के अकॉर्डिंग मूव करना है। एंड ये सुनकर वो दोनों भी इस वाली बात पे एग्री कर देते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सामताई पूरी तरीके से थक के लेट चुका होता है। वही सोमी अभी भी स्टिक को लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है। साथ ही सोमी वुयुन को दिखाती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा कर रही है।
है एंड इसके लिए वुयन भी उसकी तारीफ करता है, पर दूसरी तरफ वो अपने मन में कहता है कि मैं सोमी को मार्शल आर्ट सीखने नहीं दे सकता, मैं बस ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। और काफी दिन हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार वो दोनों अपने पहले वाले शेप के अंदर आ चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में ब्लैक फैक्शन के लीडर का सीन दिखाया जाता है और इसे वुल्फ किंग का टाइटल मिला होता है और इसका नाम सीमा चान होता है। और जैसे ही चैन को ब्लैक मार्केट के लीडर और सैंग के बारे में पता चलता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर साल वो दोनों ही ब्लैक फैक्शन को काफी ज्यादा पैसे दिया करते थे। साथ ही ह्योंग-साक भी अब पकड़ा जा चुका है। चैन अपने मन में कहता है कि हम लोग यहाँ पर काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत पहले नहीं आई, तो फिर अचानक से ये सब कैसे शुरू हो गया? पक्का से इन सब चीजों के बीच में कोई तो है जो कि हमारे रास्ते के बीच में आ रहा है। लेकिन तभी चैन के एक आदमी बताता है कि यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो कि हमारे बीच में आ रहे हैं, और वो चैन को होंग और सामताई के बारे में बताता है। ये सुनकर चैन उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन दोनों को पकड़ो और उनसे पूछताछ को शुरू करो। उन दोनों से हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में वुयन का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। एंड इसके बाद जब वो मैनर के अंदर आता है तो वो देखता है कि सामता जमीन पे पड़ा होता है, क्योंकि सामता ट्रेनिंग कर करके पूरी तरीके से थक चुका था। लेकिन तभी वुयन उससे कहता है कि क्या तुम्हें टाइम का तो पता नहीं है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए जाके ब्रेकफास्ट को बनाओ और सोमी को उठाओ। ये सुनकर सामता कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ एंड ऐसी हालत में मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगा। लेकिन वुयन का मुक्का देखते ही वो घबराते हुए कहता है कि मैं तो अभी ही जा रहा हूँ। लेकिन हम मैनर के बाहर देखते हैं कि सोमी जाग चुकी होती है और वो सुबह उठ के मेडिटेशन कर रही होती है, और तभी वहाँ पर वुयन भी आ चुका होता है जो कि देखकर शॉक होता है कि सोमी पहले ही जाग चुकी है। एंड इसके बाद वुयन कहता है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, क्या कोई खाना चाहेगा? और ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही सोमी खुश होते हुए वुयन से लपट जाती है। वहीं वुयन को सोमी और अपने बीच के अंदर एक अलग ही तरीके का बॉन्ड फील हो रहा होता है, जैसे कि वो लोग एक फैमिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुयन सामताई से कहता है कि स्ट्रीट में जाके सिचुएशन को जरा चेक करके आओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर सामताई शॉक होते हुए कहता है कि क्या अचानक से स्ट्रीट पे जाना है, लेकिन मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ये सुनकर वुयन गुस्से में कहता है कि मैंने कहा अभी के अभी जाओ। ये सुनकर सामताई भी स्ट्रीट के लिए निकलते हुए कहता है कि आखिरकार एक ऐसा कमीना है जो कि मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देता। अगले सीन में हमें स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ब्लैक फैक्शन के विंड स्क्वाड के कैप्टन को देखते हैं एंड इसका नाम चुगुक होता है, जो कि बड़े मजे से खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी विंड स्क्वाड का मेंबर चुगुक को बताता है कि मैजिस्ट्रेट कल हुआंग को इंपीरियल फैमिली ले जाने वाला है। ये सुनकर चुगुक शॉक होते हुए अपने मन में कहता है तो उन लोगों ने फाइनली इसे ले जाने का डिसाइड कर लिया। वैसे तो ये काम वो लोग 3 महीने से कर रहे हैं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते होंगे, पर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं हुआंग को जान से मार दूं या फिर उसको बचा लूं। लेकिन जैसा कि हुआंग की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 40% से भी कम मैन पावर को लगाई गई है, तो फिर इससे अच्छा ही होगा कि मैं इन कॉन्स्टेबल्स को ही जान से मार दूं। और वो इस चीज का ऑर्डर अपने विंड स्क्वाड के मेंबर्स को भी दे देता है। एंड इसके बाद चुगुक उठते हुए कहता है कि बस यहाँ पे अब 3 ही लोग बाकी हैं जिनका उन्हें कुछ करना होगा। पहला तो मैजिस्ट्रेट है और दूसरा वो सामताई कमीना है और आखिरी में वो तीसरा कमीना है जो कि इन सब चीजों के पीछे है। और चुगन डायरेक्टली वुयन की बात ही कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपने मन में ऐसी खिचड़ी पकाई रहा होता है तभी वो अपने आंखों के सामने सामताई को खड़ा देखता है, और सामताई को देखते ही वो तुरंत ही पहचान लेता है क्योंकि उसने सामताई की पेंटिंग को पहले भी देख रखा है। इसलिए चुगुक ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा सामताई के पीछे जाना शुरू कर देता है। लेकिन चुगुक नोटिस करता है कि सामताई काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है और अगले पल भीड़ से होते हुए सामताई गली की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जैसे चुगुक उस गली के बाहर पहुंचता है वो देखते है कि एक डेड एंड होता है। ये चीज देखकर चुगुक पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि आखिरकार सामताई अचानक से कहां चला गया। वहीं अगले सीन में हम सामताई को देखते हैं जो कि वुयन को बता रहा होता है कि स्ट्रीट का एटमॉस्फेयर अचानक से पूरी तरीके से बदल चुका है, यहाँ तक कि मार्केट के अंदर कोई अजीब आदमी उसे फॉलो भी कर रहा था। मैं पक्का से कह सकता हूँ कि ब्लैक फैक्शन वाले मुझे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वुयन कहता है तो अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद वुयन यहाँ पे सामताई से कहता है तो चलो मुझे ब्लैक फैक्शन के बारे में डिटेल में बताना शुरू करो। ये सुनकर सामताई कहता है कि मुझे भी ब्लैक फैक्शन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक फैक्शन एक ऐसे आदमी ने बनाया है जिसके बारे में 50 साल से कुछ भी खबर नहीं है, और ऐसे भी रूमर्स फैले हुए हैं कि वो आदमी 10 ग्रेड सेट के सामने खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि ब्लैक फैक्शन डीमन कल्ट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई भी प्रूफ नहीं है, तो ये खाली रूमर्स ही बन के रह गए हैं। ये सुनकर वुयन कहती है तो अच्छा ब्लैक फैक्शन को लेकर तुम्हारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुनकर सामताई कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा है, पहले तो ये बात सिर्फ एक ग्रुप की थी, लेकिन अब इस चीज को खुद लीडर ही यहाँ पे रन कर रहा है। ये सुनकर वुयन भी कहता है कि अगर ये चीज मेजर सेट को भी परेशान कर रही है तब तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर सामताई अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज ने बुरी अलायंस पर प्रेशर डाला था ताकि वो ब्लैक फैक्शन का कुछ करे, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक फैक्शन का कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वुयन भी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि पहले के टाइम पे बुरी अलायंस काफी ज्यादा रूथलेस हुआ करता था, वैसे किसी फैक्शन को कभी भी नहीं छोड़ते थे जो कि फ्यूचर में चल के ताकतवर बन जाए, एंड इसी तरीके से वो पावर को बैलेंस करते थे। लेकिन अगर ब्लैक फैक्शन बुरी अलायंस से बच चुका है तो इसके पीछे का आदमी सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुरी अलायंस सभी के टाइम पे काफी ज्यादा पीसफुल हो चुका है। लेकिन तभी सामताई वापस से वुयन से कहता है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए क्योंकि मैजिस्ट्रेट भी खतरे में होगा। ये सुनकर वुयन कहता है कि अरे हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था।
अगले सीन में हम होंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और इसकी हालत और किसी ने नहीं बल्कि विंड स्क्वाड ने की होती है। चूगो होंग का मजाक उड़ा रहा होता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में जैंग और ब्लैक मार्केट के डीलर को पकड़ा है, क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है इसे साफ बताया जा सकता है कि इन सब चीजों के पीछे तुम नहीं हो। तो चलो मुझे अच्छे इंसान की तरह बता दो कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे कौन है। ये सुनते ही होंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि इन लोगों को वुयुन के बारे में पता चल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी होंग अपने मन में कहता है कि मैं फिर भी इनको वुयुन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस कमीने से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बात को सीक्रेट रखूंगा। इसीलिए होंग चूगो से कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वही होंग अपने मन में कहता है कि लगता है आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। एंड होंग का रिप्लाई सुनने के बाद यहाँ पे चूगो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वही होंग को देखकर चूगो अपने मन में कहता है कि भले ये बाहर से टफ बनने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जैसा कि ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो ये मेंटली काफी ज्यादा वीक है, तो इसलिए शायद इसको टॉर्चर करने के बाद मुझे इसे कुछ पता चले, नहीं तो इन दी एंड तो इसको मरना ही है। और ये सारी बातें कहते हुए उसने अपने पास से एक पोटली निकाल ली होती है। इसके बाद वो पोटली होंग को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस पोटली के बारे में पता है? अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो जल्दी इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पे पोटली खुलती है उसके अंदर से एक अलग तरीके का पाउडर निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद चूगो होंग से कहता है कि ये कन्फेशन पाउडर है। वही होंग की ऐसी हालत सामता है छुप के देख रहा होता है एंड वो अपने मन में कहता है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो पक्का से ये मारा जाएगा। अगर लॉर्ड का ऑर्डर नहीं होता तो मैं इसको कभी भी बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आता। वही हमें वुयुन के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सामता से कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके मैजिस्ट्रेट को बचाना होगा। ये सुनकर सामता उससे कहता है कि पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वुयुन उसको बताता है कि होंग हमारे काफी ज्यादा काम का है तो हम उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। वही इसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है जहाँ पे सामता कहता है कि अगर मैंने इस कमीने को नहीं बचाया तो पक्का से वो कमीना मुझे मार देगा, तो इससे पहले और ज्यादा लेट हो जाए मुझे इस कमीने को बचाना होगा। इसके बाद सामता अपने किंगिंग एबिलिटी को यूज करते हुए सीधा उन लोगों पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है और सरप्राइज अटैक होने की वजह से सामता को मौका मिल जाता है होंग को बचाने का। इसलिए वो और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए होंग को पकड़ता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और सामता को देखकर चुगुक तुरंत ही उसको पहचान लेता है। और अगली पैनल में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पे सामता के पीछे पड़ जाते हैं एंड ये चीज देखकर सामता पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी जल्दी उसके पास पहुंच जाएंगे। वो रोते हुए कहता है कि वुयुन कमीने आखिरकार तुम कहाँ पे हो, जल्दी आओ नहीं तो ये मुझे मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वुयुन को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है एंड वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वही सीन वापस इस सामता पे आता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि शायद पक्का से आज मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे होंग की आंखें खुल चुकी होती है, लेकिन इससे पहले होंग कुछ भी कहता तभी सामता उसका मुंह पकड़ के कहता है कि चुप हो जाओ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक पेड़ पे छुपे होते हैं। होंग क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम कौन हो? ये सुनकर सामता बताता है कि मैं वुयुन का सबऑर्डिनेट हूँ और वुयुन के बारे में याद करते ही होंग पूरी तरीके से खुश हो चुका होता है। वो सामता से कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो मुझे ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते, उन्होंने ऑलरेडी मेरी काफी बार हेल्प करी है और मुझे लगा नहीं था कि वो इस बार भी मेरी हेल्प करेंगे। वही सामता अपने मन में कहता है कि सच में कितना बड़ा बेवकूफ है, लॉर्ड तो खाली इसको इसलिए बचा रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर और ज्यादा डेप्थ को चढ़ा सके एंड इससे हमें कभी भी पैसों की कमी ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। जैसे ये कमीने थोड़ी दूर निकल जाएंगे हमें ढूंढते हुए हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगली पल सामता देखता है कि वो लोग उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं और उन लोगों को देखकर वो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लेकिन सामता बिना टाइम वेस्ट करे होंग को पकड़ता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। वो भागते हुए अपने मन में कहता है कि हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अगर मैं चैन से भाग जाता हूँ तो इनका क्या ही चला जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग भागते भागते कोने में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और ये चीज देखकर सामता को पता चल चुका था कि होंग तो फाइट नहीं कर सकता है, यानी कि सामता को यहाँ पर फाइट करना होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वहीं चूगो अपने लोगों से कह रहा होता है कि इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा भगाया, अब जाके इन चूहों को जान से मार दो। ये बात सुनते ही विंड स्क्वाड के मेंबर तुरंत इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो इन्हें टच भी कर पाते तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वुयुन आ चुका होता है जो कि एक ही अटैक में उन सबको यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। एंड चूगो वुयुन को देखकर अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वैसे तो हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहे हैं जैसे कि वुडेंग सेक्ट, शाओलिन टेम्पल, हेवनली डीमन, लेकिन इनमें से एक ऐसा पर्सन था जिसे कभी भी नहीं हराया गया था और वो पर्सन था मार्शल गॉड जिसे लेजेंड बना दिया गया था और अभी ये पर्सन मुझे उसी की याद दिला रहा है। वही सामता है तो वुयुन पे चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया। लेकिन वुयुन उससे कहता है कि अबे चुप हो जा। लेकिन तभी सामता वुयुन को बताता है कि यही वो लोग हैं जो कि उसको फॉलो कर रहे थे। वही वुयुन देखता है कि वो लोग तो यहाँ पे छुप छुप के भाग रहे होते हैं। लेकिन वुयुन उन लोगों से क्वेश्चन करता है तो क्या तुम लोग यहाँ पे ब्लैक फैक्शन से हो? ये सुनकर चूगो घबराते हुए कहता है कि हाँ हम लोग ब्लैक फैक्शन से हैं। क्या इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे हमसे भिड़ना चाहते हो? ये सुनकर वुयुन कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर 1000 कचड़े साथ में मिल जाते हैं तो वो कुछ अलग बन जाएंगे, 1000 में मिलने के बावजूद भी वो कचड़े ही रहते हैं। ये सुनकर चूगो से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक फैक्शन को कचड़ा कहने की? ये सुनकर वुयुन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्लैक फैक्शन कचड़ा नहीं है तो क्यों ना तुम लोग मिलकर मुझे ये प्रूव कर दो। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि वुयुन ने स्वॉर्ड से उन लोगों को मारना शुरू कर
दिया होता है। एंड होंग और सामता बैठ के मजे से ये देख रहे होते हैं। वहीं वुयुन को फाइट करता हुआ देखकर होंग कहता है कि सच में ये तो अमेजिंग है। वहीं दूसरी तरफ सामता कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसमें अमेजिंग क्या लग रहा है, क्या ये कमी ना किसी तरीके से तुम्हें इंसान भी लग रहा है। लेकिन होंग सामता पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने मास्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन सामता भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो बोलूंगा, बता तू क्या कर लेगा। और इसी बात को लेकर दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वुयुन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। और वुयुन की बात सुनते ही वो दोनों तुरंत की तुरंत ही रुक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बताया जाता है कि जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उन सबको मार दिया गया होता है। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट होंग भी लापता थे, जैसे कि उन्हें किडनैप कर लिया गया हो। एंड ये सारी बातें काफी तेजी से फैल रही होती हैं। हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहता है कि मजिस्ट्रेट को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है, मुझे तो लगता है कि काम पक्का से ब्लैक फैक्शन का है। इस सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कि किडनैप नहीं हुए, बल्कि मुझे तो लगता है कि उन्हें मार दिया गया है और मार के कहीं उनकी बॉडी को छुपा दिया गया है। सच में वो काफी ज्यादा अच्छे आदमी थे जो कि बुरी चीजों को रोक रहे थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। वही सीन शिफ्ट होकर मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम होंग को देखते हैं। वो सोमी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो पक्का से मेरी बहू बनेगी, सच में कितने ज्यादा क्यूट है। लेकिन होंग के इस तरीके से घूरने की वजह से सोमी वुयुन से कहती है कि मिस्टर देखो ना, ये अजीब सा आदमी मुझे घूरे जा रहा है। लेकिन वुयुन उससे कहता है कि मैजिस्ट्रेट है, इनको हेलो बोलो। इस सुनकर सोमी होंग से कहती है कि हेलो, मेरा नाम सोमी है। इस सुनकर होंग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरा नाम होंग है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरा एक बेटा है जो कि तुम्हारे एज का है, मुझे यकीन है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बनोगे। और इस दोस्त वाली बात सुनते ही सोमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। वही होंग सोमी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही होंग वुयुन की खतरनाक आंखों को देखता है वो यहाँ पे घबरा जाता है। अगले सीन में हमें चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका आदमी आके उसे बताता है कि हमारे सारे के सारे कनेक्शन हमारे लोगों से टूट गए हैं। ये सुनकर चैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मजिस्ट्रेट अचानक से गायब हो गया। मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं चूको अपने मिशन को कंप्लीट करने में फेल ना हो गया हो। सती चैन का आदमी बताता है कि हम लोगों ने उन सबको चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। लेकिन उन लोगों ने जेल के अंदर वाले कैदियों को मार के अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया है, बस वो लोग वापस नहीं लौटे हैं। इस सुनकर चैन कहता है कि पक्का सी इन सब चीजों के पीछे कोई मार्शल मास्टर होगा जिसने उन सबको मार दिया होगा। ये सुनकर उसका आदमी कहता है कि इसके चांसेस भी काफी ज्यादा कम है कि इन सब चीजों के अंदर कोई मार्शल मास्टर इन्वॉल्व हो। लेकिन खैर हम लोगों ने दूसरी सर्च टीम को रेडी कर लिया है ताकि हम उन लोगों को ढूंढ सके। इस सुनकर चैन कहता है कि किसी भी कीमत पे उन्हें ढूंढो, फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जिंदा हो या फिर मर गए हो। अगले सीन में हमें मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुयुन सामताई से कहता है कि अब से तुम इस मैनर को प्रोटेक्ट करोगे एंड इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। और होंग अपने कांस्टेबल्स को लेकर 3 दिन बाद उस जगह पर पहुँचेगा। इस सुनकर होंग क्वेश्चन करता है कि वुयुन किस जगह के बारे में बात कर रहा है। इस सुनकर वुयुन बताता है कि मैं ताइजी माउंटेन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ब्लैक फैक्शन का हेडक्वार्टर है जिसके बारे में चुगोक ने मेंशन किया था। मैं उस जगह पे पर्सनली जाऊंगा। ये सुनकर होंग और सामताई को यहाँ पे वुयुन की चिंता होती है, लेकिन वुयुन उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी चिंता करना बंद करो। तुम दोनों अपने बारे में सोचो कि तुम लोग कितने ज्यादा पैथेटिक हो, कि तुम दोनों से मिलाकर भी 1% भी टेक डाउन नहीं होगा। इसलिए ट्रेनिंग करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम ऐसे ही पिटते ना रहो। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम लोगों को इस एज में पिटते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। और ये सारी बातें कहते हुए वुयुन यहाँ से चला गया होता है। वही सामताई तो वुयुन को गाली देते हुए कहता है कि उस कमीने को तो लगता है कि सब उसके जैसे हैं। वही होंग ने वुयुन की बातों को सीरियसली लिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुयुन ऐसे ही चलते चलते जंगल में आ चुका होता है एंड बाहर निकलने के बाद वुयुन कहता है कि सच में मैनर से इतने टाइम बाद निकलने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ऐसी जंगल के अंदर अकेले ही ट्रैवल किया करता था और कोई अच्छी जगह ढूंढ के पूरे दिन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन अब मैं ये बात लेके सोचता हूँ कि पहले मैं स्टैंड को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था, जबकि लाइफ के अंदर खुशी से भी रहा जा सकता है। एंड ये बातें कहते हुए वुयुन यहाँ पे सोमी और सामताई के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन अगली पल वुयुन को किसी की आवाज आती है जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि अबे ओए मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वुयुन को चारों तरफ से उन बैंडिट्स ने घेर लिया होता है। और सच कहूँ तो पूरी सीरीज के अंदर मुझे इन बैंडिट्स पर ही काफी ज्यादा तरस आता है। वो बैंडिट वुयुन से कहता है कि तेरे पास जो भी सामान है वो हमें दे दे, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुझे जिंदा छोड़ना है या फिर मारना है। ये सुनकर वुयुन कहता है कि और अगर मेरे पास सामान नहीं हो तो फिर। ये सुनकर वो बैंडिट दूसरे बैंडिट से कहता है कि जाके इसको सर्च करो, देखो इसके पास क्या क्या है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि वहीं के वहीं रुक जाओ, कमीने बैंडिट्स का तुम लोगों को शर्म नहीं आती, कितने सारे लोग मिलकर एक कमजोर को बुली कर रहे हो। और हम देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की होती है एंड इस लड़की का नाम सोई होता है जो कि 8 ग्रेड फैमिली में आती है एंड इस लड़की के फैमिली का नाम नांगुंग फैमिली होता है। यहाँ तक कि ये लड़की मुनिम अलायंस का भी एक हिस्सा है। एंड उस लड़की को देखकर वो बैंडिट्स कहते हैं कि अब ये कौन है। वो एक बैंडिट कहता है कि ये तो एक लड़की है, आखिरकार ये क्या ही कर लेगी। लेकिन तभी सोई आगे की तरफ बढ़ती है और उन बैंडिट्स को पीटना शुरू कर देती है एंड इसी तरीके से उसने सारे के सारे बैंडिट्स को निपटा दिया होता है। इसके बाद वो वुयुन के पास आते हुए कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा लकी थे, जब मैं यहाँ पर आ गई नहीं तो पक्का से तुम यहाँ पे मारे जाते। लेकिन वुयुन कुछ ना बोलते हुए बस उसको घूर रहा होता है। ये चीज देखकर सोई इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम घूर क्यों रहे हो। लेकिन तभी सोई नोटिस करती है कि वुयुन उसके स्वॉर्ड को नोटिस कर रहा होता है। तब
तभी वुइन सोई से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी है। सोई को लगता है कि वुइन उसके स्वॉर्डमैनशिप से इम्प्रेस हो चुका है, इसलिए वो खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं रोज ही सुनती हूँ। लेकिन अगले पल वो देखती है कि वुइन तो उन सारे के सारे बैंडिट के शरीर में से पैसों को निकाल रहा होता है। ये चीज देखकर वो क्वेश्चन करती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। ये सुनकर वुइन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इनके पास से पैसे ले रहा हूँ। ये सुनकर सोई कहती है कि मेरा मतलब है कि आखिरकार तुम्हें कर क्यों रहे हो। ये सुनकर वुइन कहता है कि ये पैसे इनके खुद के तो होंगे नहीं, इन लोगों ने ये पैसे किसी और से ही छीने होंगे, तो इनके पैसे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इसकी वजह सोई को भी एक नया सिल्वर कॉइन दे देता है। एंड ये देखकर सोई समझ जाती है कि वुइन यहाँ पे इन बैंडिट्स को ही लूट रहा है। लेकिन इसके बाद सोई वुइन को रोकते हुए कहती है कि एक सेकंड के लिए रुको। इसके बाद वुइन के पास जाते हुए कहती है कि मुझे और पैसे दो, लेकिन वुइन उसे कहता है कि मुझे इतने ही पैसे मिले। लेकिन सोई को पता होता है कि वुइन यहाँ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वुइन ने काफी सारे पैसे उन बैंडिट्स के शरीर में से निकाले थे। यहाँ तक कि सारा का सारा काम मैंने किया, इसके बावजूद भी सारा का सारा प्रॉफिट रख रहा है। इसके बाद उदास होते हुए कहती है कि आखिरकार मेरा एक सिल्वर नैंग कॉइन से क्या होगा। लेकिन तभी वुइन सोई से कहता है कि तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम एक वेल्दी फैमिली से हो। एंड इसी के साथ मैं ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अगर इस सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर लेना। एंड अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना, इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।